क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12th यूपी बोर्ड की फोर्थ पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका टाइटल है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको कंपोज किया है टॉमस ग्रे ने 1716 टू 1771। इस पोएम का अर्थ हुआ कि किसी छोटे से गांव के कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। एलिजी का मतलब हुआ शोक गीत, रिटन का मतलब हुआ लिखे गए से, कंट्री का मतलब हुआ छोटा गांव, और चर्च यार्ड का मतलब हुआ आपका कब्रिस्तान। तो गिरजाघर के कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। तो कवि जो है टॉमस ग्रे जो है, इस कविता में कुछ मरे हुए किसानों पर दुख प्रकट करता है। यानी कि छोटे से गांव में जो किसान हैं, उनके जो पूर्वज मर चुके हैं, जो छोटे छोटे कब्रों में दफन हो गए हैं, उनके मृत्यु पर वह शोक प्रकट करता है, वह दुख प्रकट करता है। क्योंकि वो अनपढ़ थे, असभ्य थे, और उनका संपूर्ण जीवन अंधकार में ही गुजरा। वो जीवन भर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए कवि उनके मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है। तो यह पोयम एक एलिजी है, एक शोक गीत है। तो क्या पोएट एक्सप्रेस करता है, चलिए पोयम पे आते हैं। यहाँ से हमारी पोयम शुरू होती है। पहला स्टेंजा आपका है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेंजा, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कवि, शाम का समय है, कवि गिरजाघर के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। चारों तरफ कब्र ही कब्र हैं, और ऐसे सभी कब्रों के मध्य में कवि बैठा हुआ है। शाम के समय गिरजाघर में बजने वाली घंटी की आवाज़ को सुन रहा है। तो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वही लिख भी रहा है। तो इसलिए उसने पहले स्टेंजा में क्या लिखा है, देखिए, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कवि कह रहा है कि लगातार रुक रुक कर बजने वाली शाम की घंटी दिन की समाप्ति का सूचक होती है। द कर्फ्यू का मतलब हुआ शाम की बजने वाली घंटी। कर्फ्यू का मतलब जो गिरजाघर में शाम को घंटी बजती है, उसको कर्फ्यू बोलते हैं। तो शाम की बजने वाली जो घंटी है, वो कर्फ्यू उसे कहते हैं। टॉल्स का मतलब हुआ बजना, और नेल का मतलब हुआ घंटी की आवाज़। नेल का तात्पर्य घंटी की आवाज़ हुआ। पार्टिंग डे का मतलब हुआ दिन का अंत हो जाना, दिन का समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कवि यहाँ पर कब्रिस्तान में कब्रों के मध्य में बैठा हुआ है और घंटी की आवाज़ को निरंतर सुन रहा है। तो उसने स्टेंजा की पहली लाइन इसी सीन को, इसी दृश्य के नाम कर दिया कि शाम की बजने वाली निरंतर घंटी की आवाज़ जो रुक रुक करके बज रही है, वह दिन के समाप्ति का सूचक होती है। अर्थात कि यह घंटी बता रही है कि दिन अब समाप्त होने वाला है और रात्रि का आगमन होने वाला है। दूसरी लाइन है, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। अर्थात कि रम्हाते हुए पशु, रम्हाते हुए मवेशी धीरे धीरे चारागाह के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लोविंग का मतलब हुआ रम्हाना, जो पशु रम्हाते हैं उसे लोविंग बोलते हैं। हर्ड का मतलब हुआ पशुओं का समूह, कैटल। कैटल का मतलब मवेशी। तो यहाँ पे हर्ड का तात्पर्य हुआ पशुओं का समूह। विंड का मतलब हुआ यहाँ पर चलना, गति करना। स्लोली का मतलब हुआ धीरे धीरे। ओवर का मतलब हुआ पर, और ली का मतलब हुआ चारागाह का रास्ता, यानी कि चारागाह आपका उसी के रास्ते से होते हुए वो रम्हाते हुए पशु जा रहे हैं। तो रम्हाते हुए पशु धीरे धीरे
चारागाह के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, अर्थात कि अब दिन ढल रहा है, संध्या काल आ रही है, रात्रि का आगमन हो रहा है, तो सभी मवेशी, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। यह दृश्य कवि उस कब्रिस्तान के मध्य में, कब्रों के मध्य में बैठे हुए देख रहा है। थर्ड लाइन है, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वीरी वे, अर्थात कि थके हुए किसान भी उन्हीं मवेशियों के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्लाउमैन का मतलब हुआ किसान, होमवर्ड का मतलब हुआ घर की तरफ जा रहे हैं, प्लॉट्स का मतलब हुआ चलना, और वियरी वे का मतलब देखिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ पर थका हुआ रास्ता, वेरी का मतलब थका हुआ और वे का मतलब हुआ रास्ता, तो रास्ता थका हुआ नहीं है, बल्कि ये किसान और वो मवेशी थके हुए हैं। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर किसानों की क्वालिटी को रास्ते पर ले जाया गया है, जिस वजह से ये ट्रांसफर्ड क्वालिटी क्या हो रही है, ट्रांसफर्ड हो रही है। तो यहाँ पर किसान थके हुए हैं, न कि रास्ता। तो थके हुए किसान भी धीरे धीरे उसी रास्ते से, यानी कि उसी चारागाह के रास्ते से उन्हीं मवेशियों के साथ घर की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी लाइन है, एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में यह संपूर्ण संसार अंधेरे के आगोश में आ जाएगा, और ऐसे अंधेरे में मैं अकेला रह जाऊंगा। कवि के कहने का मतलब है कि सभी के सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, चाहे मवेशी हों, चाहे किसान हों, हर व्यक्ति, हर जानवर, हर जीव अपने अपने घोंसले की तरफ, अपने अपने घर की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कवि है, कुछ ही क्षणों में वह कवि अकेला रह जाएगा इस विस्तृत अंधकार में। तो एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, क्या कुछ ही समय में यह संपूर्ण संसार अंधेरे से युक्त हो जाएगा, और ऐसे अंधेरे में मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर अगला स्टेंजा आपका है, beneath those rugged elms that you tree shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, का मतलब यह हुआ। अब कवि कह रहा है, beneath का मतलब हुआ नीचे, दोस्त का मतलब हुआ वो, रग्ड का मतलब हुआ खुरदुरा, भद्दे, एल्म्स एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है, दैट यू ट्री शेड, यू यहाँ पे एक सदाबहार वृक्ष होता है, और शेड का मतलब हुआ छाया। वेयर हीव्स का मतलब हुआ बार बार उठना, टर्फ माने हुआ सूखी घास, और मोल्डरिंग हीप का मतलब हुआ, मोल्डरिंग का मतलब क्या हुआ, ढहना, हीप का मतलब क्या हुआ, ढेर। तो ये दो ही पंक्ति है, आगे की पंक्ति में भी आपको दिखा दे रहा हूं। Each in his narrow cell forever laid the rude forefathers of the hamlet sleep. अब चलिए इस पूरे स्टेंजा का अर्थ लास्ट से निकालते हैं। लास्ट से क्या है आपका, द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, इसका अर्थ हुआ कि इस छोटे से गांव में रहने वाले किसानों के असभ्य पूर्वज, हैमलेट का मतलब हुआ छोटा गांव, रूड का मतलब हुआ असभ्य, फोर फादर्स का मतलब हुआ पूर्वज। तो इस छोटे से गांव में रहने वाले किसानों के असभ्य पूर्वज, क्योंकि वो पूर्वज मर चुके हैं और छोटे छोटे कब्रों में दफना दिए गए हैं, उन्हीं कब्रों के चारों तरफ या बीच में जो है कवि बैठा हुआ है। तो कवि उन्हीं पूर्वजों, उन्हीं असभ्य पूर्वजों के बारे में कह रहा है कि इस छोटे से गांव में रहने वाले किसानों के असभ्य पूर्वज, ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेट, कि ये अपने संकीर्ण कब्रों में, छोटे छोटे संकीर्ण कब्रों में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। कभी उन पूर्वजों के बारे में कह रहा है कि जो पूर्वज हैं, किनके, इस छोटे से गांव में रहने वाले किसानों के जो पूर्वज हैं, वो अपने संकीर्ण, नैरो का मतलब क्या हुआ, संकीर्ण, यानी कि छोटे छोटे संकीर्ण, सेल का मतलब हुआ कब्र, तो अपने
छोटे छोटे संकीर्ण कब्रों में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। लेट का मतलब पड़े हैं, अर्थात कि दफना दिए गए हैं। तो इस छोटे से गांव में रहने वाले किसानों के असभ्य पूर्वज अपने छोटे छोटे संकीर्ण कब्रों में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। और ये संपूर्ण कब्रें हैं कहाँ? अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। अब ये संपूर्ण कब्रें जो हैं ये भद्दे इल्म नामक वृक्षों के नीचे हैं। जो संपूर्ण कब्रें हैं उन असभ्य पूर्वजों की, वो संपूर्ण कब्रें हैं कहाँ? ये भद्दे इल्म नामक वृक्षों के नीचे हैं। विनीत का मतलब नीचे हैं। या ये कब्रें यू नामक वृक्षों की छाया के नीचे हैं। यू यानी कि वो जो सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो वो जो संपूर्ण कब्रें हैं, कुछ कब्रें तो भद्दे इल्म नामक वृक्षों के नीचे हैं और कब्रें यानी कि यू नामक वृक्षों के नीचे सदाबहार वृक्षों के छाया के तले हैं। फिर आगे पोएट कहता है कि वेयर हीव्स द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग ही, अर्थात कि ये संपूर्ण कब्रें एक सूखी घास के मैदान में बनाई गई हैं और इन कब्रों के ऊपर मिट्टियों का ढेर रखा हुआ है और यही मिट्टियों का ढेर इन्हीं कब्रों पर ढह ढह के गिर रहा है। यानी कि यहाँ पर हीव्स का मतलब हुआ बार बार उठना, टर्फ का मतलब हुआ सूखी घास, मेनी ये मोल्डरिंग हीप का मतलब हुआ कि जो मिट्टियों का ढेर है वो मिट्टियों का ढेर बार बार उठ करके उन्हीं कब्रों पर गिरना। यानी कि जब हवा चलती है तो चारों तरफ मिट्टियां रखी हुई हैं, उन कब्रों पर, कब्रों की चारों तरफ मिट्टियां रखी हुई हैं और जैसे हवा चलती है वैसे ही कुछ मिट्टियां ढह करके फिर कब्र पे गिरती हैं। फिर हवा चलती है तो फिर मिट्टियों का कुछ ढेर उन्हीं कब्रों पे गिरता है। तो कब यह संपूर्ण प्रक्रिया देख रहा है और वह बता रहा है कि यह संपूर्ण कब्रें भद्दे इल्म नामक वृक्षों के नीचे हैं या सदाबहार वृक्षों की छाया के तले हैं और ये संपूर्ण कब्रें एक सूखी घास के मैदान में बनाई गई हैं और इन संपूर्ण कब्रों के चारों तरफ मिट्टियों का ढेर रखा हुआ है और जब हवा बहती है तो यही मिट्टियों का ढेर ढह ढह करके इन्हीं कब्रों पर गिरता है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अब देखिए अगला स्टेंजा हमारा है द ब्रीजी काला फिंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। अब देखिए सुबह का समय है, रात गुजर गई है, सुबह का समय है, मलय पवन बह रही है, हवा बह रहा है। तो जो कुछ भी कवि पोएट फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है, वह सब अपने पंक्तियों में लिखता चला जा रहा है। तो कवि कह रहा है कि द ब्रीजी काला फिंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, अर्थात कि सुबह की बहने वाली मलय पवन सबको आनंदित करती है, सबको लुभाती है, सबको आकर्षित करती है। यानी कि सुबह जो हवा बहती है वह शुद्ध होती है, पवित्र होती है, नैसर्गिक होती है, उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, अर्थात एक मरहम होता है। तो वह जो सुबह की बहने वाली मलय पवन होती है सबको आकर्षित करती है। ब्रीजिंग का मतलब यहाँ पे हुआ हवा से लिया गया है। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, अर्थात कि सुबह की बहने वाली मलय पवन में एक विशेष खुशबू होती है, एक विशेष आकर्षण होता है जब जो सबको अपनी तरफ खींचती है, लुभाती है, आकर्षित करती है। लोग सुबह टहलने जाते हैं इसी हवा को पाने के लिए। तो कवि कह रहा है कि द ब्रीजी काला फिंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, कि सुबह की बहने वाली मलय पवन सबको आकर्षित करती है। फिर कवि कह रहा है कि द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अर्थात कि एक छोटा सा अबाबिल नामक पक्षी अपने घास फूस के बने हुए घोंसले से बाहर निकल करके चहचहा रहा है। स्वेलो एक अबाबिल पक्षी होता है। तो वो अबाबिल जो पक्षी है, स्ट्रॉ बिल्ट शेड का मतलब घास फूस से बना हुआ घोंसला। तो अपने घास फूस से बने हुए घोंसले से यह छोटा सा अबाबिल पक्षी बाहर निकल करके क्या कर रहा है? ट्विटरिंग। ट्विटरिंग का मतलब हुआ चहचहा रहा है। तो उसकी आवाज़ को सुना तो उसके बारे में भी कवि ने अगली पंक्ति लिख दी। फिर तीसरा क्या है? द कॉक श्रिल क्लैरियन, और मुर्गे के तीखे बाग देने की आवाज़ सुनाई दे रही है।
एक तो अबाबिल नामक पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तो अगली आवाज़ जो कवि ने सुना वो किसका सुना? कॉक माने मुर्गा। श्रिल माने होता है तीखी, और क्लैरियन का मतलब क्या हुआ? बाग देना। तो मुर्गे के बाग देने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जब मुर्गा तीखे स्वर में बाग देता है तो उसकी आवाज़ भी कवि को सुनाई दे रही है। और द इकोइंग हॉर्न, और दूर जंगल में शिकारियों के बिगुल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इकोइंग हॉर्न का इको मन होता है गूंजना, यानी कि साउंड। हॉर्न का मतलब क्या हुआ? बिगुल। तो यहाँ पर शिकारियों का भाव हिडन है। तो और द इकोइंग हॉर्न अर्थात कि दूर जंगल में शिकारियों के बिगुल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब कवि यहाँ बता रहा है कि कितनी आवाज़ें आ रही हैं। एक तो मलय पवन की सुगंधित वायु जो सबको आकर्षित कर रही है। अबाबील नामक पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तीखे स्वर में मुर्गे के बाग देने की आवाज़ सुनाई दे रही है, या दूर जंगल में शिकारियों के बिगुल बजने की आवाज़ आ रही है। लास्ट लाइन है, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लॉली बेड, अर्थात कि कोई भी आवाज़ इन सामान्य कब्रों में दफनाए हुए असभ्य पूर्वजों को जगा नहीं सकती। अर्थात कि चाहे जितना ये अबाबिल चहचहा ले, चाहे मुर्गा कितना भी बाग दे ले, चाहे शिकारी कितना भी बिगुल बजा लें, या चाहे कितना भी यह सुगंधित मलय पवन बह ले, लेकिन ये कोई भी आवाज़ इन सामान्य कब्रों में जो दफनाए हुए असभ्य पूर्वज हैं, इन असभ्य पूर्वजों को कोई भी आवाज़ राउज का मतलब जगा नहीं सकती है। ये हमेशा हमेशा के लिए अपने बिस्तर में यानी कि कब्रों में लेटे हुए हैं। तो बड़ी ही ऊंचे भाव को कवि ने एक्सप्रेस किया है। राउस का मतलब जगाना, दियर का मतलब यानी कि वे उन असभ्य पूर्वजों के लिए लिखा है। लॉली का मतलब हुआ सामान, और बेड का मतलब बिस्तर, बिस्तर का तात्पर्य यहाँ कब्र से लिया गया है। तो कोई भी आवाज़ इन सामान्य कब्रों में दफनाए हुए इन असभ्य पूर्वजों को जगा नहीं सकती। आशा है यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। अब देखिए जो पहली लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, यह हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच है। अक्सर यह फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में पूछा जाता है, और यह है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण है। यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कवि कर रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, अर्थात कवि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को सुझाव दे रहा है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इन गरीबों के सामान्य परिश्रम को देख करके इनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। टॉयल का मतलब क्या हुआ? परिश्रम। और यूजफुल का मतलब हुआ प्रायोगिक, यानी सामान्य। तो एम्बिशन को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। वैसे एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा का तात्पर्य क्या हुआ? महत्वाकांक्षी लोग, जो जिनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, ताकत है, तमाम चीज़, जिनके पास और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो महत्वाकांक्षी लोगों को इन गरीब किसानों के सामान्य परिश्रम को देख करके इनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इनका मॉकिंग नहीं करना चाहिए। यानी कि भाई जो धनी लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो ये इन किसानों को देख करके इनका उपहास उड़ाते हैं, इनका हंसी उड़ाते हैं कि ये अनपढ़ हैं, ये असभ्य हैं, ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनका जीवन अंधकार में गुजर रहा है, जिस प्रकार उनका हंसी उड़ाते हैं। तो कभी उनको सजेशन दे रहा है कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को इन गरीबों के सामान्य परिश्रम को देख करके इनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, कि इनके घर की खुशियां और इनके भाग्य अस्पष्ट थे, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब हुआ अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर। तो दियर होमली जॉयज, इनके घर की खुशियां, एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब हुआ क्या? भाग्य। ऑब्सक्योर का मतलब हुआ क्या? अस्पष्ट।
तो इनके घर की खुशियां और इनके भाग्य क्या थे? अस्पष्ट थे। फिर कह रहा है पोएट, नॉर ग्रैंड्यूअर हेयर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। अर्थात कि शानदार लोगों को, शक्तिशाली लोगों को इन गरीब किसानों के छोटे और सामान्य जीवन के इतिहास को देख करके घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए। ग्रैंडुअर का मतलब क्या हुआ? शानदार लोग, शक्तिशाली लोग, धनाढ्य लोगों को ग्रैंडुअर के रूप में कवि ने मेंशन किया है। डिसडेनफुल का मतलब क्या हुआ? घृणा। स्माइल का मतलब क्या हुआ? मुस्कुराना। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त यानी कि छोटा। सिंपल माने क्या हुआ? साधारण। एनल्स का मतलब हुआ इतिहास यानी जीवन का इतिहास। और द पुअर का मतलब हुआ उन गरीब किसानों के लिए कवि कह रहा है। तो और शानदार लोगों को, शक्तिशाली लोगों को इन गरीब किसानों के छोटे, संक्षिप्त और साधारण जीवन के इतिहास को देख करके घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए। यहाँ पे हियर का तात्पर्य सुनने से लिया गया है। तो इन शानदार लोगों को, इन गरीब किसानों के संक्षिप्त, छोटे और साधारण जीवन के इतिहास को देख करके घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए, यानी कि इनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इनसे घृणा नहीं करना चाहिए। अब लास्ट स्टेंजा आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है आपका ये। द बोस्ट ऑफ हेरल्डी द पॉम्प ऑफ पावर। यहाँ पे कवि कह रहा है कि उच्च कुल में पैदा होकर के उस पर सेखी बघाड़ने वाले लोग, उस पर घमंड करने वाले लोग। पोस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी मारना। और हेराल्ड्री का मतलब हुआ उच्च कुल में पैदा होना। हेराल्ड्री का मतलब उच्च कुल में पैदा होना। तो उच्च कुल में पैदा होकर के उस पर सेखी मारने वाले लोग, सेखी बघाड़ने वाले लोग, यानी उस पर घमंड करने वाले लोग कि हम बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं, तो उस पर लोग घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, सेखी मारते हैं, जो कि उनको बिना कुछ किए हुए इतना धन दौलत प्रॉपर्टी मिल जाती है। फिर कवि कह रहा है कि द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति पर घमंड करने वाले लोग, शक्ति का दिखावा करने वाले लोग, शक्ति पर गर्व और घमंड करने वाले लोग। तीसरा कहता है एंड ऑल दैट ब्यूटी, और संपूर्ण लोग अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाले या घमंड करने वाले लोग, और वे सभी लोग जो अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और वे लोग जो अपने दौलत पर घमंड करते हैं। कई प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर कभी रखा है। एक कैटेगरी रखा है कि जो उच्च कुल में पैदा होते हैं, उस पर नाज करने वाले, उस पर सेखी मारने वाले, उस पर घमंड करने वाले लोग। दूसरा कवि बताता है कि ऐसे लोग जो अपने शक्ति पर घमंड करते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने शक्ति का दिखावा करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। तीसरा पॉइंट कवि कहता है कि एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वे सभी लोग जो अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, सुंदरता पर नाच करते हैं, उस पर सेखी बगाड़ते हैं कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ। और अगला पॉइंट कवि कहता है कि ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, अर्थात कि वे लोग जो अपने दौलत पर, वेल्थ का मतलब दौलत, जागीर, संपदा, भौतिकी संपदा, और वे सभी लोग जो अपने दौलत पर, अपने पैसा पर घमंड करते हैं, ये सभी के सभी लोग अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, ये सभी के सभी उस निश्चित घंटे यानी कि मौत का इंतजार करते रहते हैं। अर्थात कि इन सभी को मृत्यु आती है। कोई भी अमर होके नहीं आया है इस धरती पर, जो आया है उसको जाना ही है। यही कवि यहाँ पे बता रहा है कि चाहे आप कितना भी घमंड कर लो उच्च कुल में पैदा होने पर, चाहे कितना भी आप घमंड कर लो शक्ति पर, चाहे कितना भी आप घमंड कर लो सुंदरता पर, या चाहे आप कितना ही घमंड कर लो अपने दौलत पर, सभी को सभी, हर व्यक्ति को मरना है, हर व्यक्ति को जाना है। जो आया है वो जाएगा जरूर। जिसके जीवन का सूर्योदय हुआ है, उसके जीवन का सूर्यास्त अवश्य होगा। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि अवेट्स माने इंतजार करते रहते हैं, अलाइक माने की तरह, द इनएविटेबल आवर, उस निश्चित घंटे का। इनएविटेबल का मतलब हुआ अनिश्चित, यानी कि जो निश्चित है,
जो सर्टेन है, आवर का मतलब घंटा यानी क्षण, वह पल। तो इनएविटेबल का मतलब हुआ मौत, इनएविटेबल आपका हुआ निश्चित, आवर का मतलब हुआ घंटा, कि वह उस निश्चित घंटे का सब इंतजार करते हैं। हालांकि इंतजार कोई नहीं करता, लेकिन सब, इसका तात्पर्य हुआ कि सबको मरना है। जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, तो सबको जाना है जो यहाँ पर आया है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कि गौरव का रास्ता चाहे कितना ही ऊंचा हो जाए, लेकिन अंत में आकर के कब्र में ही मिलता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये सभी के सभी लोग, ये सभी के सभी लोगों को मृत्यु आएगी, चाहे ये जितना घमंड कर ले। ये सभी के सभी लोग उस निश्चित घंटे का इंतजार करते हैं, उस निश्चित पल का इंतजार करते हैं, यानी कि मौत का इंतजार करते हैं। तो इंतजार करने का तात्पर्य क्या हुआ कि सभी को मृत्यु आएगी, सबको मरना है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा, यानी कि कोई हमेशा अमर होकर के कोई नहीं आया है, कोई अमर नहीं है। तो इन किसी को राइट नहीं है कि गरीब लोगों पर मजाक करें या गरीब लोगों पर टिप्पणी करें। फिर द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, अर्थात कि गौरव का रास्ता, द पाथ ऑफ ग्लोरी का मतलब गौरव का रास्ता, लीड माने ले जाता है, कि गौरव का रास्ता चाहे कितना ही आपको ऊंचा कर दे, महान बना दे, चाहे संपत्ति से, धन से, सुंदरता से, आप कितना ही सफलता के शिखर तक पहुंच जाएं, लेकिन अंत में हर एक इंसान को कब्र ही मिलती है, यानी कि मिट्टी ही नसीब होती है। सबको मरना है, सबको वही कब्र में दफन होना है, सबको मिट्टी नसीब होगी। चाहे वो गरीब किसान मरेगा, उसको भी मिट्टी नसीब होगी, और वो जो धनी व्यक्ति है, जो शानदार है, जो शक्तिशाली है, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है, जो सुंदरता पर घमंड करता है, जो अपने दौलत पर घमंड करता है, इन सभी को भी कब्र ही नसीब होगा। तो कवि का बहुत ही अच्छा भाव रहा है इस स्टेंजा में, कि हमें डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब जन्म लिए हैं और सबका अंत मृत्यु ही होता है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए और घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर यह पोयम समाप्त होती है बाय टॉमस ग्रे। फिर भी कोई लाइन यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा।